एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहली न्यूज़ ले रहे हैं, जहाँ पर 42 कानूनों से जुड़े 183 प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है और इससे कई जो छोटे मोटे अपराध थे उनकी जो वैधता है वो खत्म हो जाएगी और जो कोर्ट में ज़्यादातर केस थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। जो अधिनियम इसमें हटाए जाने का या संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उनके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जिन अधिनियमों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है उसमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 है, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944 है, फार्मेसी अधिनियम 1948, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, कॉपीराइट अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मोटर वाहन अधिनियम 1988, ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, रेलवे अधिनियम 1989, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 इसमें शामिल किया गया है, जो संशोधन हो जाएंगे या फिर खत्म किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जो बोला है पीयूष गोयल ने कि जन विश्वास यानी कि प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है। कारोबार को सुगम बनाने और नागरिकों के दैनिक कामकाज को आसान करने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। जिन अधिनियमों में संशोधन किया जा रहा है वे 19 मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं। इसमें जेल की सजा से जुड़े कई प्रावधान भी शामिल हैं। इन संशोधनों को लागू किए जाने से मुकदमों का बोझ घटेगा। समिति ने विधायी और विधि मामलों के विभागों के साथ साथ सभी 19 मंत्रालयों के साथ चर्चा भी की है, विस्तृत चर्चा बल्कि की है। उसी महीने इसे राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया। संसदीय समिति ने केंद्र को सुझाव दिया था कि वह कारोबार तथा जीवन यापन को सरल बनाने को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक पर की तर्ज पर छोटे मोटे मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करेंगे। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि मुकदमों में वृद्धि से बचने के लिए जहां भी संभव हो कारावास के साथ जुर्माने को हटाकर नियम का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड लगाया जाए। विधेयक के जो विधेयक है उसमें छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के प्रस्ताव के अलावा अपराध गंभीरता के आधार पर आर्थिक दंड को तर्कसंगत बनाने, भरोसे पर आर्थिक शासन को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये 42 कानून विधि और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से संबंध है। इन मंत्रालयों में वित्त, वित्तीय सेवाएं, कृषि, वाणिज्य, पर्यावरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, डाक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारे आदेश पर निर्भर करेंगे बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे। कोर्ट ने कहा कि उन मामलों के संबंध में परिणामों की घोषणा उसके अंतिम आदेश के अधीन होगी जिन पर वह मतदान के दिन चुनावी कदाचार के आरोप पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कदाचार का आरोप लगाने वाली 3 याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हृदय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि जितने भी मामले लंबित हैं या तो उसमें कहने की जरूरत नहीं है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है चुनाव संचालन और परिणामों की घोषणा वह इस रिट याचिका में पारित किया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि इस पहलू की जानकारी देनी चाहिए जिन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और चुनावी कदाचार का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं ने एसईसी को लगभग 50,000 बूथों पर पुनर्मतदान कराने का निर्देश व प्रार्थना पत्र दिया था। एसईसी मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सरकार का दावा, अनुसूचित जाति बहुल गांवों की बदली सूरत। देखिए, अनुसूचित जाति बहुल गांवों को संवारने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को सरकार इन दिनों रफ्तार देने में जुटी हुई है। यही कारण है कि पिछले साल इस योजना में शामिल किए गए करीब 11,500 गांवों को छोड़ दें तो योजना
में पहले से शामिल 75% से अधिक आदर्श गांव का स्वरूप ले चुके हैं, यानी उनमें वह सभी सुविधाएं जुटा लेने का दावा किया गया है जो इस योजना के तहत प्रस्तावित है। इनमें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, पेंशन आदि जैसे मानक शामिल हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम स्कीम के तहत देश भर से अब तक करीब 29,000 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को चयन किया गया है। ये ऐसे गांव हैं जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की देखरेख में अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों को चमकाने को लेकर शुरू की गई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अब तक करीब 5,000 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया जा चुका है। करीब 10,000 ऐसे गांव हैं जिन्होंने इस मानक को पूरा कर लिया है। ये आदर्श गांव के रूप में घोषित किए जाने की प्रक्रिया में हैं। योजना के तहत किसी भी गांव को आदर्श ग्राम तब तक घोषित किया जाता है जब ग्राम सभा और स्थानीय प्रशासन उन गांवों में तय मानकों के तहत सारी सुविधाएं जुटाने का दावा करती हैं। इसके बाद इसका एक निजी एजेंसी से सर्वे कराया जाता है। सर्वे रिपोर्ट के बाद इन गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाता है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 तक इस योजना के तहत देश भर के करीब 18,000 अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों को चुना गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए दिल्ली में जिस तरीके से हालत गंभीर है वर्षा को लेकर, वहाँ पर हरियाणा ने भी पानी छोड़ दिया है तो इससे और हालत गंभीर हो जाएगी। यहाँ पूरी न्यूज़ ही जो है वो जल भराव से संबंधित है। कार्यकाल की स्थिरता, न्यायिक स्वतंत्रता की मौलिक विशेषता। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के न्यायिक सदस्य के रूप में पहला कार्यकाल समाप्त होने पर पुनर्नियुक्ति प्रारंभ होने की तारीख के निर्धारण के पहलू पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायाधीश संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि एकल पीठ ने अपने निर्णय में सही कहा था कि प्रतिवादी न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति RN सिंह को पुनर्नियुक्ति उनका पहला कार्यकाल समाप्त होने पर ही प्रभावी होना चाहिए। अदालत ने कहा कि कार्यकाल की स्थिरता न्यायिक स्वतंत्रता की मौलिक विशेषता है और यह सिद्धांत कार्यकाल की समय पूर्व समाप्ति को रोककर सुनिश्चित करता है। एक न्यायाधीश मनमाने ढंग से हटाए जाने या दबाव के डर के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट यानी कि TRA 2021 के तहत रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया तब शुरू की गई जब न्यायमूर्ति RN सिंह प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम यानी कि ATA 1985 के तहत कार्यरत थे। अदालत ने यह टिप्पणी एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए की है। रक्षा क्षेत्र में क्रेता विक्रेता के रिश्तों से आगे बढ़ेंगे भारत और फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मई 2022 में भारत फ्रांस के रणनीतिक रिश्तों को और प्रगाढ़ करने का जो रोड मैप तैयार किया था उसकी समीक्षा शुक्रवार यानी 14 जुलाई को दोनों नेता परिसर में करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी छठी फ्रांस यात्रा के लिए 13 जुलाई को पेरिस पहुंचेंगे। उनकी यात्रा का एक अहम पहलू फ्रांस को बास्टी दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना है, लेकिन दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता का एजेंडा भी काफ़ी व्यापक है। दोनों देशों के बीच कुछ अहम रक्षा सौदों की घोषणा होने की संभावना है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा का कहना है कि भारत फ्रांस के रक्षा क्षेत्र में संबंध अब सिर्फ क्रेता और विक्रेता तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इसका स्वरूप काफ़ी व्यापक हो चुका है। फ्रांस की रक्षा क्षेत्र की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त उद्यम लगाने को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा की तुलना हाल ही में संपन्न उनकी अमेरिका यात्रा से की जा रही है। जिस तरह अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया और संबोधन को प्रगाढ़ करने के लिए कई सारे कदम भी उठाए गए, उसी तरह पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया जाएगा। भारत फ्रांस के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि मोदी मैक्रोन के समक्ष दोनों देशों के बीच 3 अहम रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनमें भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल युद्धक विमानों व 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद और जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर से जुड़ा समझौता शामिल हो सकता है। गुरुवार सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की अहम बैठक होने वाली है और इसमें फ्रांस में होने वाले रक्षा खरीद समझौते पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
इसमें एक और न्यूज़ है कि यूएई भी जाएंगे प्रधानमंत्री। फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के लिए संयुक्त अरब अमीरात भी जाएंगे। पेरिस से प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे। वहां उनकी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से द्विपक्षीय बैठक होगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही बहुपक्षीय मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। इसमें यूएई में रहने वाले भारतीयों के हितों और द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े मुद्दे भी खास तौर पर उठेंगे। झूठे और तथ्यहीन आरोपों से अकेले भारत ही नहीं, दुनिया भर के चुनाव आयोग चिंतित। देखिए, चुनाव नतीजों के आने के बाद चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जिस तरह से झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाने का चलन बढ़ा है, उससे अकेले भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की चिंता बढ़ गई है। खासकर इसमें चुनावी विश्वसनीयता के प्रभावित होने का खतरा बढ़ा है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने फिलहाल इस दिशा में अहम कदम के साथ ही अब दुनिया के दूसरे देशों को भी इस खतरे को लेकर सतर्क किया है और कहा है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, बाद में जिसका बहुत से देशों ने समर्थन भी किया है। कोलंबिया में चल रही एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एवेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में इस मुद्दे को दुनिया के कई देशों ने प्रमुखता से रखा और अपनी चिंता जताई। इस संगठन में दुनिया के करीब 119 देशों के चुनावी प्रबंधन निकाय सदस्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग भी इस बैठक में शामिल है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनावी विश्वसनीयता का संकट इस समय पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। खासकर जिस तरह चुनाव के दौरान या बाद में आयोग के कामकाज को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए जाते हैं, वह काफी गंभीर है। गांव के विकास के लिए 25 वर्षों का लक्ष्य तय करे नाबार्ड। साह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 25 वर्षों का लक्ष्य तय करने का आग्रह किया है। इस लक्ष्य को केवल नाबार्ड के बोर्ड से ही नहीं बल्कि प्रत्येक कर्मचारी के सहयोग से तय किया जाना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष में उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था के तहत हम लक्ष्य तय करते हैं तो विश्वास है कि पूरा होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर नए भारत की तैयारी के लिए हमें कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना होगा। नाबार्ड को अपने पिछले प्रदर्शन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संगठनों के बीच सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि 65% ग्रामीण आबादी वाला देश नाबार्ड के बिना समृद्ध और सशक्त नहीं हो सकता है। उसके बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मध्यस्थता से जुड़े सवाल पर संविधान पीठ ने सुनवाई 13 सितंबर तक टली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस कानूनी सवाल पर सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी कि मध्यस्थ बनने के अयोग्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ के तौर पर नामित कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की उस दलील पर संज्ञान लिया कि देश में मध्यस्थता कानून के कामकाज की जांच करने और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए केंद्र द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि संविधान पीठ के समक्ष उठाए गए मुद्दे निसंदेह समिति के दायरे में भी आएंगे। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस बात पर सुविचार दृष्टिकोण अपनाएगी कि कानून में संशोधन की जरूरत है अथवा नहीं। नेक्स्ट न्यूज है, अल ईशा बोले कि भारत के लोकतंत्र व संविधान को मेरा सलाम। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने बुधवार को दुनिया को सद्भाव सिखाने वाले भारतीय दर्शन और परंपराओं की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और संविधान को सलाम करते हैं। उन्होंने भारत में जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व देखा है वह अद्वितीय है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग सऊदी अरब स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसके जो महासचिव हैं अल ईसा सोमवार से सरकार के आमंत्रण पर 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। बुधवार को ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन हार्मनी इंडिया के सहयोग में
से आयोजित धर्मों के बीच सद्भाव के लिए संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विद्वानों और धार्मिक नेताओं से मिलकर काफी खुश हूं। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गलतफहमियां, घृणा, सिद्धांतों और गलत धारणाओं ने कट्टरपंथ को आतंकवाद तक पहुंचाया है। सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए कई नेताओं ने अपने नियंत्रण और प्रासंगिक सुनिश्चित करने के लिए नफरत भरी कहानियों का इस्तेमाल किया है। ईडी के नए निदेशक की खोज शुरू, सर्च कमेटी की बैठक अगले हफ्ते संभावित। ईडी के वर्तमान निदेशक संजय मिश्र का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट से 31 जुलाई तक सीमित होने के बाद नए निर्देशक की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए सर्च कमेटी की बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। माना जा रहा है कि नया निदेशक 1982 से 1992 बैच का कोई अधिकारी हो सकता है। ईडी निदेशक की खोज एक सर्च कमेटी करती है जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ ही सभी सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के गृह सचिव, कार्मिक सचिव और राजस्व सचिव भी कमेटी में होते हैं। क्योंकि ईडी निदेशक आरएएस, आईपीएस और आईआरएस में से कोई भी हो सकता है, इसलिए सर्च कमेटी इन सभी अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड और आर्थिक अपराध की जांच में उनके पिछले अनुभवों को देखेगी। तीसरे चंद्र मिशन की उल्टी गिनती आज से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 4 साल बाद एक बार फिर से शुक्रवार को पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाने के अपने तीसरे मिशन के लिए तैयार है। मिशन के तहत 43.5 मीटर लंबा रॉकेट 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाना है। गुरुवार को उल्टी गिनती शुरू होगी। मंगलवार को ही प्रक्षेपण रिहर्सल पूरा कर लिया गया था। इसरो चांद पर यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मिशन में अगर सफल हो जाता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद इस सूची में शामिल होने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। 4 साल पहले यानी 2019 में चंद्रयान 2 की चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतरने में विफल रहा था। इससे इसरो का दल बेहद निराश हो गया था। तब भावुक हुए तत्कालीन इसरो प्रमुख के सिवन को गले लगाकर ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, 30 दिनों के भीतर देना होगा बैंक खाते का ब्यौरा। जीएसटी नेटवर्क पर फर्जी पंजीयन को रोकने के लिए गत मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई फैसले किए गए। अब जीएसटीएन पर पंजीयन कराने के 30 दिनों के भीतर अपना वैध बैंक खाता नंबर देना होगा, अन्यथा जीएसटीएन पर पंजीयन को रद्द कर दिया जाएगा। पहले 45 दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण देना होता था। कई बार तो कारोबारी बैंक खाते का विवरण नहीं भी देते थे। नए नियम के मुताबिक बैंक खाते के साथ 30 दिनों के भीतर पैन नंबर भी देना अनिवार्य कर दिया गया है। भविष्य में संदिग्ध कारोबारियों का जीएसटीएन पर आधार के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से पंजीयन किया जाएगा। गुजरात और पुडुचेरी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपनाने की इच्छा जाहिर की है। जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब सरकार ने सीमा से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं वसूला जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज है, इन्फोसिस ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि टाली। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि टाल दी है। इस घटनाक्रम को वैश्विक आईटी क्षेत्र में चल रही मंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल प्रबंधन स्तर से नीचे के रैंक के कर्मचारियों के आमतौर पर अप्रैल महीने में बढ़ा हुआ वेतन मिलता है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 20 जुलाई तक को जब कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित करेगी तो उससे पहले या उस दिन वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अब तक कर्मचारियों को उनके वेतन बढ़ोतरी के लिए प्रबंधन से कोई सूचना नहीं मिली है। चलिए इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान को केंद्रीयता के सिद्धांत के प्रति भारत प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम समेत कई देशों के समकक्षों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग व आपसी चिंताओं के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता के सिद्धांत के प्रति
प्रतिबद्ध है। एस जयशंकर इंडोनेशिया और थाईलैंड की एक सप्ताह की यात्रा पर है। विदेश मंत्री ने बुधवार को जकार्ता में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न के साथ बैठक कर अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि हॉर्न के साथ बैठक में वित्त, साइबर और समुद्री क्षेत्रों में भारत आसियान संवाद का सुझाव दिया है। नाटो ने यूक्रेन को सदस्य नहीं बनाया, लेकिन पूर्ण सुरक्षा का दिया भरोसा। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के बाकी 29 सदस्य देश सैन्य संगठन में यूक्रेन की सदस्यता की मांग पर तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन युद्धग्रस्त देश को पूर्ण सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने लिथुआनिया की राजधानी में हुई समिट को अच्छा बताया, लेकिन उसके नतीजे को आदर्श नहीं कहा है, जबकि रूस ने नाटो के आश्वासन को खतरनाक गलती करार दिया है और कहा है कि इससे यूरोप के लिए खतरा बढ़ गया है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के लिए कोई समय सीमा घोषित न करने को बेतुका बताया था। विदित हो कि यूक्रेन की नाटो की सदस्यता की उत्कंठा ही उस पर रूस के हमले का मुख्य कारण बनी थी। चलिए, तो ये आज का यानी कि 13 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।